हेलो स्टूडेंट्स, दैट्स मोहित सोनी फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीज़न। और वेलकम है बच्चों आपका वापस आपकी अपनी क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जिसमें हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। जिसमें हमने देखा था, क्या क्या देखा था बच्चों, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देखा था, और एटम का क्या क्या स्ट्रक्चर दिया था, लाइक थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था, ठीक है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट क्या थे, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है, उनके क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, और उन्होंने अपना जो है स्ट्रक्चर का मॉडल, एटम का स्ट्रक्चर जो है कैसा दिया था वो भी हमने देख लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद आया नील्स बोर ने क्या क्या पॉस्टुलेट दिए, उनके क्या क्या पॉइंट्स है, वो अच्छे से हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है, ठीक है। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि जो रदरफोर्ड ने पॉस्टुलेट दिए बच्चों, है ना, रदरफोर्ड ने जो पॉस्टुलेट्स दिए, जैसे उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड एनर्जी शेल के अंदर या फिक्स्ड एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व करते हैं, उनकी रेडियस फिक्स होती है, या हम ये बोलें कि उनकी एनर्जी जो है फिक्स होती है, एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है बच्चों, कौन सा, देखिए, एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स मॉडल, कि हमारे जो नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल है उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, यानी उनकी बातों से हम क्या क्या चीज़ें जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो बच्चों, जो बोहर्स मॉडल है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे जो स्पीसीज हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। क्लियर है ये बात कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए हम बोहर एटॉमिक मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पर जो आपका एटम है, एटम की हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो देखो कैसे कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट। वेरियस ऑर्बिट का मतलब, जैसे मैं बात करूँ, ये आपका एटम, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की। अगर मुझे रेडियस का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की, देखो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस, अब यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये सेकंड वाला है, ठीक है। ये अगर मैं बात करूँ, ये कौन सा, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये कौन सा ऑर्बिट हो गया बच्चों, सेकंड ऑर्बिट। अगर मैं थर्ड वाला ले लेता हूँ तो ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, ये वाला, या के एल एम। तो आउटर मोस्ट शेल से न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एटॉमिक रेडियस होता क्या है, कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, एटॉमिक रेडियस। क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस, ठीक है बच्चों। अब इस इस रेडियस की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला जो है कैलकुलेट किया गया बच्चों, रेडियस का कितना होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। क्या होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। देखो बच्चों, मैंने तो मेरी ट्रिक बना रखी है, इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, ये जो रेडियस का फॉर्मूला है बच्चों, इसको हम कुछ ऐसे याद रख सकते हैं। मैंने कैसे याद रखा है, देखो यहाँ पर N2 H2 4 पाई 2 में को जल्दी इधर दो। समझ रहे हो कैसे? देखो N2 4 पाई 2 या 4 पाई 2 में को जल्दी इधर दो। एन की वैल्यू याद रख सकते हैं, N2H2, यानी मुझे N भी दो H भी दो, 4 पाई 2 और में को जल्दी इधर दो। याद रख सकते हैं। ये वैल्यू जो है कैलकुलेट की हुई है। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाना कि इसकी कैलकुलेशन कैसे हुई है कैसे नहीं हुई है, वो आप और हायर क्लासेस में देखेंगे। अभी आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए हम रेडियस को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है बच्चों क्या, आपका N2H2 4 पाई 2 में को जल्दी इधर दो, या N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M के ZE स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर
ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। देखिए यहां पर जो है n क्या है बच्चों, n क्या है बताओ फटाफट। ये नोट डाउन कर लिया हो तो इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। देखो n क्या है बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल, यानी जो भी शेल आप ले रहे हो उसका नंबर, यानी फर्स्ट शेल की अगर निकाल रहे हैं तो फर्स्ट शेल 1, n की वैल्यू 1 आ जाएगी, सेकंड के अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। h क्या है यहाँ पर बच्चों, h है प्लांक्स कांस्टेंट। क्या है बच्चों, h प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है 3.14, वेरी गुड। m यहाँ पर क्या है बच्चों, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पर मास होगा उसकी वैल्यू। k क्या है यहाँ पर, k भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी फिक्स है। z क्या है बच्चों यहाँ पर, z क्या है एटॉमिक नंबर, यानी जिस एटम का हम निकालेंगे उसी का एटॉमिक नंबर। E क्या है बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यानी जो चार्ज पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी वैल्यू फिक्स है बच्चों, यहाँ पर n अगर एटम आपके पास है तो n की वैल्यू चेंज होती रहेगी, अलग अलग एटम के लिए हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जो होंगे उनके लिए n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर z की मैं बात करूँ तो z की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो जो वैल्यूज चेंज हो रही है उनको हम साइड में रखते हैं और जो वैल्यू कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, ग्रेटर इज द, नोट लगा के एक बात लिखी हुई बच्चों, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ एन, लार्जर इज द साइज ऑफ एटम। ऑन द अदर हैंड ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ जेड, स्मॉलर इज द साइज ऑफ द एटम। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब समझिए आप। देखो बच्चों यहाँ पर ये कहना चाह रहा है अगर n की वैल्यू बढ़ रही है, ये n इक्वल टू कितना है 1, ये n इक्वल टू कितना है 2, ये n इक्वल टू कितना है 3, यानी जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे ही एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। या नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ते हैं तो एटम का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अगर z की मैं बात करूं, z मीन्स क्या है बच्चों, z जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, z क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और z अगर बढ़ता है, समझ रहे हो उसके z यानी प्रोटॉन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज होते हैं तो एटम का साइज क्या होगा, कम होगा, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर आपने देखा होगा या पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड आता है जेड इफेक्ट, यह हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं, है ना, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो वहां पर जो है जेड इफेक्ट पड़ता है। जेड इफेक्ट मतलब एटॉमिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, एटम का साइज कम होगा। नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स अगर आप क्या करो, टॉप टू बॉटम जाओ, पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ जाए हम, टॉप टू बॉटम, जैसे सोडियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह, ठीक है। तो यहाँ हम टॉप टू बॉटम गए, ये ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं आप तो नंबर ऑफ शेल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो एटम का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है। यहाँ देखिए और आगे आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ h, पाई, m, e एंड k। अगर इन सब कांस्टेंट की वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए h हमारा क्या है बच्चों, प्लांक्स कांस्टेंट है, जो बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर उसके पोस्टुलेट्स के अंदर हमने h की वैल्यू देखी है। वहाँ पर जो है पता है कि वैल्यू कितनी होती है 6.625 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है। h का स्क्वायर किया, ये वैल्यू हमने पुट करी, ठीक है। 4 ऐसा का ऐसा है हमारे पास, पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, 9.1 इंटू 10⁻31 क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। नेक्स्ट देखिए ये यहाँ पर जो वैल्यू है बच्चों किसकी है, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ये फिक्स वैल्यू है, आपको याद रखनी है। k की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9। नेक्स्ट है आप e क्या है आपका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू सारी रखी, और कौन कौन सी चीज जो है चेंज होगी, ये n स्क्वायर चेंज होगा और ये z की वैल्यू जो है चेंज होगी। तो इसको मैंने साइड में लिख दिया है यहाँ पर n स्क्वायर अपॉन z।
जब इन सारी वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं बच्चों, तो nth ऑर्बिट की जो रेडियस है, nth ऑर्बिट क्यों लिया, जो भी n नंबर पे होगा, n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो उसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है रेडियस की। तो कितना आएगा बच्चों, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। अब आप बोलोगे सर ये एंगस्ट्रॉम क्या है, तो बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम जो है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है बच्चों 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और इसको अगर आप सेंटीमीटर में लेना चाहो तो 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू बच्चों होंगी, एंगस्ट्रॉम की। अगर आपको मीटर और सेंटीमीटर में निकालना है तो आप क्या करो, इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर माइनस 10 से, तो वो वैल्यू आपकी जो रेडियस है वो आ जाएगी मीटर में। 10 टू द पावर माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगी रेडियस किस में, सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4 हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे जो बंदे हैं उनके लिए ये अप्लाई। हाइड्रोजन जैसे बंदों का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो आप, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे बच्चों देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये हीलियम, लिथियम, बेरिलियम हाइड्रोजन जैसे कब बनेंगे, हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, अगर हीलियम देखो कितने नंबर पे, अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन में निकाल दूं तो ये क्या बना लेगा, He+1, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन He+1 जो है ये क्या हुआ, +1 हुआ, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है, यस और नो, एक इलेक्ट्रॉन बचा तो ये किसकी तरह बन गया, हाइड्रोजन की तरह। सिमिलरली अगर लिथियम, जैसे ये 2 पर, ये 3 पर, ये 1 और ये 4, लिथियम में से अगर मैं क्या करूं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इसका मतलब Li+2 बनेगा। तो ये Li+2 जो है किसकी तरह बन गया, हाइड्रोजन की तरह बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए रेडियस अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो nth ऑर्बिट के लिए हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों इस फॉर्मूले से। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको याद रखना है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। और अगर मीटर सेंटीमीटर में लेना चाहें तो आप, अगर आपको ऑप्शन अगर मीटर सेंटीमीटर में दे रखा है तो आप एंगस्ट्रॉम की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्लियर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये तो बात हुई थी बच्चों हमारी पिछली वाली स्लाइड के अंदर, किसके हमने रेडियस कैसे कैलकुलेट की थी। रेडियस के लिए आप सीधा फॉर्मूला याद रखना है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। अब हमें पता करना है कि आखिर जो हमने बोला ना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल में या फिक्स्ड एनर्जी शेल के अंदर जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी कैलकुलेट की हुई है कि एनर्जी हम निकाल सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, लेट द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बी ई। हमने मान लिया कि टोटल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की कितनी है बच्चों, ई है। और टोटल एनर्जी किसका सम होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। किसका होगा, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। किसका होगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लें। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी में तो कोई दिक्कत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आप कितना ले लेंगे, हाफ mv²। m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अब जो बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं, ठीक है, फिजिक्स के अंदर भी आप पढ़ेंगे इसको। तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों -kq1q2 अपॉन r। अब ये कैसे आई, ये देखो यहाँ पर ऐसा आई, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये मैंने मान लिया, देखो न्यूक्लियस को मैं यहाँ ले लेता हूँ इस फॉर्मेट में। समझना बच्चों इस चीज को कि ये चीज कैसे आई, कि ये यहाँ पर क्या है हमारे पास न्यूक्लियस, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, Ze से, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन ये इस वाले शेल में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है मेरे पास r। कितनी डिस्टेंस है, r। तो ये मेरा q1 चार्ज, यानी इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ किससे, q1 से, और इसको किससे रिप्रेजेंट करूँ, q2 से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो बच्चों कितनी होगी, q1 q2, यहाँ पर देखो कितनी होगी, q1 q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, और उसको मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट k से। आ रही है बात समझ में, यस और नो। तो
तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों माइनस के Q1 Q2 अपॉन R। अब Q1 और Q2 की जगह अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो Q1 देखो कितना है ZE और Q2 कितना है E अपॉन R, तो कितना हो जाएगा बच्चों ZE स्क्वायर अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई, तो यहाँ पर हमने रखी है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? फिर इसी को आगे यहाँ पर जो सॉल्व किया हुआ है बच्चों देखो कैसे, देखिए हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। सिंस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व मूव्स इन अ क्लोज्ड ऑर्बिट द इनवर्ड अट्रैक्शन फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये हम जानते हैं, ये मैंने वहां पर भी बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो वैल्यू है बच्चों कितनी होती है, एम वी स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको भी मैंने समझाया था, नहीं समझ में आया तो वापस इधर देख लो। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो बच्चों जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसकी वजह से लग रहा है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वही क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जो कौन सा है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे निकालेंगे, ये आपका चार्ज Q1, ये आपका चार्ज Q2, इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी R, तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों R स्क्वायर के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, R स्क्वायर के। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चों, Q1 Q2 के। किसके इक्वल होगा, Q1 Q2 के। और इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर बता दूं, तो देखिए ठीक है, तो अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को और इन दोनों को एक साथ लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। Q1 की वैल्यू अभी मैंने बताई थी बच्चों, इसको हम न्यूक्लियस वाला ले रहे हैं तो ये क्या लिया ZE, और इसको कितना लिया E, तो Q1 Q2 की जगह वैल्यू पुट कर दें तो FC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा ZE, और ये E डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहाँ पर ये प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट लग जाएगा K, कितना हो जाएगा ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आएगा, KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, जो ये आपके यहाँ पर लिखा हुआ तो इसको लिख सकते हैं KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स को और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को इक्वल मत ले लेना, वहां पर हमारे पास क्या था माइनस KZE स्क्वायर अपॉन R, यहाँ क्या है हमारे पास KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? तो बच्चों यहाँ पर जो है हमने क्या किया, यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हमने वैल्यू जो है इक्वेट करने के लिए यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास जो है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी पोटेंशियल, और हम ये जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो यहाँ पर बच्चों देखो आपको नजर आ रहा है कि एम वी स्क्वायर जो है, अगर मैं एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से और एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दूँ, यहाँ देखो ये एम वी स्क्वायर है, दिख रहा है आपको ये एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से अगर मैं एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ बच्चों, देखिए यहाँ पर ये एक आर से ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया एम वी स्क्वायर इक्वल टू KZE स्क्वायर अपॉन आर आया। ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो E इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, बताओ 1/2 तो ऐसा का ऐसा है, एम वी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूं KZE स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पर माइनस KZE स्क्वायर अपॉन आर ऐसा का ऐसा।
तो ये देखो जरा यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू सिमिलर है, तो 1/2 में से आप -1 करोगे, 1/2 में से अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए E = ये ऐसा कैसा है, 1/, देखो KZE² को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 1/2 - 1, तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों कितना आएगा, E = एलसीएम लेना तो आता है ना सभी को, बिल्कुल आता है। 1 में से 2 करें तो माइनस बचेगा, माइनस का 1 होगा, तो -KZE²/R/2 ये बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यही चीजें बच्चों आपके नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, जरा देखिए। mv² की हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक है, वो वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमारे पास आ गया KZE²/2R। क्लियर है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पर जो R की वैल्यू हमारे पास क्या थी, N2H2 4π2 में को जल्दी इधर दो, ये वैल्यू थी R की। तो R की वैल्यू यहाँ पर, ये इस जगह अगर R की वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो क्या होगा, ऊपर, मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज कहाँ आ गई ऊपर, नीचे क्या है N²H²। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, इसको कैलकुलेट कर लो, ये इसके वहां पर देखो, यहाँ से ये 2 से 4 कटेगा कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। ऊपर जो है वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, m², ऊपर m है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये m ऐसा का ऐसा, e⁻², e² कितना हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होके e⁻4, k और k मल्टीप्लाई होके k², z और z², ठीक है। π² ऐसा का ऐसा है आपका, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4। अब वापस वही बात बच्चों कि इस वैल्यू के अंदर समझना इस चीज को, इस वाली वैल्यू के अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कांस्टेंट में है। तो कांस्टेंट कौन सा है, ये हमारा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें पता है, ये हमारा कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट। चेंज क्या होगा, ये भी कांस्टेंट है, एक तो ये आपका n² चेंज होगा, और सॉरी z² और n²। तो यहाँ लिखा हुआ है बाय द पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पाई, k, m, e एंड h, सब वैल्यूज को अगर मैं पुट कर दूं, यहाँ पर जो मेरे पास क्या बचा, देखो एक तो ये z² बचा है और ये n² बचा है, ठीक है। इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं z²/n², ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सारी कांस्टेंट की वैल्यूज आप पुट करते हो तो आपके पास आएगा बच्चों कितना, 13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको याद रखनी है। एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, यानी जो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जो हैं वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उस एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों किस फॉर्मूले से, -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, याद रखनी है। कुछ नहीं किया है इसमें, एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, एक बार वापस रिमाइंड करवा देता हूँ। देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किया, दोनों वैल्यूज हमने रखी, ठीक है। दोनों वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर हमने जब सॉल्व किया तो हमने ये देखा कि हम ये जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होता है, तो उन दोनों को रख के हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, mv² की। mv² की वैल्यू वापस किस में पुट कर दी, इसके अंदर। जब आप इसके अंदर पुट करोगे तो बच्चों आपके पास एक फॉर्म, मतलब एनर्जी की जो वैल्यू आएगी ये आएगी। यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, रेडियस की वैल्यू। रेडियस की क्या थी हमारे पास, ये वाली थी, तो रेडियस की वैल्यू पुट करोगे, उसको सॉल्व करोगे, कांस्टेंट की जितनी भी है वो वैल्यू सारी पुट करोगे, तो आपके पास आएगा एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है, ओके। आगे देखिए, substitute the value of n 1 2 3 4 etc. the energy of electron in various energy shells in hydrogen atom can be calculated। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतने नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, तो इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज अंडर अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस, दैट इज इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। यानी आपका जो नेगेटिव साइन है वो किसको शो कर रहा है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, न्यूक्लियस की तरफ। क्लियर है।
आगे देखिए सिमिलरली यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट की, एनर्जी कैलकुलेट करी, और हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी या इलेक्ट्रॉन जो है जिस वेलोसिटी से एनर्जी लेवल में या हम बोल सकते हैं शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम एक चीज जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू क्या होता है बच्चों, nh अपॉन 2 पाई, यहाँ से v यहीं पर रखो, nh अपॉन 2 पाई, और नीचे क्या आ गया mr, ये चीज आ जाएगी, ये वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी लिखा हुआ है 2 पाई अपॉन nh अपॉन 2 पाई mr। वापस यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू क्या होता है n2 h2 4 पाई 2, मेरे को जल्दी इधर दो, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर पुट करने के बाद देखो बच्चों क्या होगा, इसको मैं इधर से रफ कर देता हूँ। ठीक है, वी हैव सीन अबाउ द, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करने के बाद आर की वैल्यू यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, ए आर ई लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन द एक्सप्रेशन ऑफ वी, वी गेट वी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर जो है ये आर की वैल्यू है आपके पास। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करी तो हमारे पास ये जो आर है इसकी जगह हमने रेडियस की वैल्यू ये पुट की है। पुट करने के बाद जब बच्चों वापस कांस्टेंट की जगह आप जितनी भी वैल्यू पुट कर दोगे, कांस्टेंट की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, कांस्टेंट कौन कौन सा है हमारे पास, देखो यहाँ पर जो चीजें कट रही है उसको काट दो, n एक h से एक h चला गया, 1 पाई से 1 पाई चला गया, m से m चला गया। ठीक है, ये यहाँ पर गया है, तो हमारे पास बचा क्या है बच्चों, एक तो देखिए ये 2 से 4 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो क्या क्या बचा 2 पाई z ई स्क्वायर अपॉन एन एच, तो ये हमारे पास क्या आ गया वेलोसिटी। अब इसमें वापस वही बात कि चेंज क्या क्या होगा हमारे पास, एक तो z की वैल्यू चेंज होगी और एक n की वैल्यू चेंज होगी, बाकी चीजें आपके पास कांस्टेंट है, उनकी वैल्यूज पुट करोगे आप तो आपके पास वेलोसिटी आएगी बच्चों, कितनी निकल के आएगी, v इक्वल टू 2.184 इंटू z अपॉन n इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सभी को पता है वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में या सेंटीमीटर पर सेकंड में होती है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको बच्चों वेलोसिटी की याद रखनी है, कितना होगा 2.184 इंटू जेड अपॉन एन इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो हम बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर इतनी चीज़ें जैसे हमें ये पता चल गया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, एटॉमिक मॉडल में थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था, नील्स बोर के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का जो है एटॉमिक मॉडल कैसा था, उसी को बेस मानकर आज हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो है रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी कैसे कैलकुलेट, तो इन सब का एक पूरी स्टडी होने के बाद यहाँ पर एक टैबुलर फॉर्म दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम डायरेक्ट कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों सिंबल, तो आपको पता है सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई, प्रोटॉन को स्मॉल पी एंड न्यूट्रॉन को स्मॉल एन। नेचर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, प्रोटॉन का कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई चार्ज होगा क्या, नहीं होगा, वो कैसा है, न्यूट्रल। रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इस पर इस पर -1 +1 और इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को सिंपल E-1, प्रोटॉन को P+1, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट चार्ज की बात करें तो बच्चों ये वैल्यूज जो है निकाल चुके हैं हम, कितना होता है, कितनी होगी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन की बात हो रही है तो सेम चार्ज है, बस यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होगा। क्लियर है। रिलेटिव मास की तो वापस मैंने बताई थी ये पिछली बार बात के, अगर मास को रिलेट करें, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास है उसको किससे रिलेट किया, हाइड्रोजन के मास से, तो कितना आएगा 1/1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर प्रोटॉन की बात करें तो ये इसका रिलेटिव मास कितना आएगा बच्चों 1, अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो कितना आएगा 1। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है
वो लगभग सेम हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों था, ये सारे रीजन मैंने बता रखे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट मास की अगर बात करें तो ये वैल्यू भी आपको पता है कितना होती है, 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, या अगर आप इसको किलोग्राम में लेना चाहो तो बच्चों लिख सकते हो 9.109 इंटू 10⁻31 kg लिख सकते हैं। सिमिलरली मास ऑफ प्रोटॉन, अब देखिए जरा इन दोनों का मास देखिए, न्यूट्रॉन का मास जो है थोड़ा सा ज्यादा है किसके मास से, प्रोटॉन के मास से। प्रोटॉन का 1.6725, बाकी सारी वैल्यूज जो है एग्जैक्ट सेम। इसका है 1.6748 इंटू 10⁻⁻24, दोनों ग्राम में है। अगर केजी में लेना जाए तो केजी में कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ। केजी में आप लेना चाहे तो 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ पर भी लेना चाहे तो 1.6742 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम। क्लियर है। तो कंपैरेटिवली एक ही स्टडी कर सकते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हमें पता चल चुका है कि एक एटम होता है, एटम का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या, यहाँ पर देखो मैं समझा देता हूँ। ये अब हमें पता है कि ये अब हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है बच्चों, शेल बोल दो, ऑर्बिट बोल दो, या एनर्जी लेवल बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर दो पार्ट में देखो, टू पार्ट्स में हम एटम को कंसिस्ट कर सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट है आपका न्यूक्लियस, सेकंड कौन सा है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो न्यूक्लियस तो कौन सा हुआ बच्चों, आपको पता है ये न्यूक्लियस है, जिसके अंदर कौन है आपका, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। अरे हाँ या ना, बिल्कुल कहा जाता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। तो ये तो हुआ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अलावा जितना भी पार्ट बच रहा है वो सब आपका क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। बात समझ में आई कि न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जो शेल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो क्या हो गया, सारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। बात आ रही समझ। तो देखिए क्या लिखा हुआ, न्यूक्लियस के बारे में लिखा हुआ बच्चों, न्यूक्लियस इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम, ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस, देयरफॉर द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज ऑलमोस्ट कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये आपको याद रखना है। आपसे कोई पूछे कि किसी भी एटम का जो मास है वो कहाँ पर कंसंट्रेट होता है, वो होता है कहाँ पर, न्यूक्लियस में कंसंट्रेट रहता है। मास ही हम कैसे कैलकुलेट, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हेल्प से ही। तो जो मास है एटम का वो कहाँ पर कंसंट्रेट होगा बच्चों, न्यूक्लियस में, ठीक है। आगे देखिए, द ओवरऑल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। पूछा जाता है कि इसमें जो है चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, बट न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल, ठीक है। तो पॉजिटिव, due to the presence of positively charged protons, neutrons have no charge, the protons and neutrons are collectively called nucleons, ठीक है। The radius of the nucleus of an atom is of the order of 10⁻⁻13 centimeter and its density is in the order of 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो एटम है उसकी जो रेडियस है, रेडियस जो है वो किस ऑर्डर में होती है बच्चों, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के ऑर्डर में। तो आप समझ सकते हैं कि एटम कितना छोटा होगा, 10⁻13 सेंटीमीटर। अगर इसको सोल्व करने बैठे तो 1/10⁻13, इसका मतलब 0.000001 सेंटीमीटर है ना। तो इस ऑर्डर में उसका रेडियस जो है, किसी भी एटम का रेडियस होगा, तो आप समझ सकते हैं कि एटम कितना छोटा होगा। इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी है किस ऑर्डर में होती है बच्चों, 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, चलें आगे। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, तो बच्चों अभी मैंने बताया था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन क्या होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन जो न्यूक्लियस के अलावा जितना भी पार्ट है वो सारा क्या है आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है,
ठीक है। और बोहर एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करें तो बोहर के पोस्टुलेट्स की बात करें तो उन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन को नाम दिया हुआ है शेल को, ऑर्बिट को, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। तो देखो क्या लिखा हुआ, इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और इन द रीजन आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जीज, दीज ऑर्बिट्स आर called energy levels. These energy levels are designated as K, L, M, N and so on. आपसे पूछ ले ये K, L, M कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालने हैं तो बच्चों डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखा दूँ 2n स्क्वायर का लगा के निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए बच्चों ये आपको देखो समझा देता हूँ मैं। ये तो हो गया आपका क्या, ये तो हो गया बच्चा आपका क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनको क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है सर। ये मेरा कौन सा शेल, के, एल, एम, अगला वाला आप निकालना चाहो तो एन। ठीक है। इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, शेल बोल दो, ऑर्बिट बोल दो, या एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी। अब मुझे ये पता है या हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखना बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों किस फॉर्मूला से, 2n स्क्वायर से। n क्या है बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल, यानी अगर मैं यहाँ n की बात करूँ तो n की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 3 और अगले वाले में 4, 5 चलता जाएगा। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पर k शेल की बात करूँ तो k शेल के लिए n की वैल्यू कितना है 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो 2n स्क्वायर, देन 2 इंटू 1 का स्क्वायर आप कर दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। आ रही है बात समझ में। सेकंड अगर मैं बात करूं के बाद कौन सा है बच्चों, एम, एल शेल है। ठीक है। तो एल शेल के लिए बच्चों एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर अगर मैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर करूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 8। किसके अंदर आएंगे, सेकंड शेल के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं बच्चों एम शेल की, तो एम के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर करो जरा, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे, अरे आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे बिल्कुल आएंगे। ठीक है। अगर बच्चों मैं बात करूं एन शेल की, तो एन शेल के लिए एन की वैल्यू कितना होगी, 4 होगी। तो यहाँ 2 इंटू 4 का स्क्वायर अगर हम करें बच्चों तो कितना आएगा, 32। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32। तो फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2, सेकंड के अंदर 8, 18 एंड 32। बात आ रही समझ में, यानी 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से हम शेल के अंदर जो भी नंबर ऑफ शेल आपको दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बच्चों ये एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल की कहानी तो कुछ और ही है। हमने अभी ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट है वो पता चलेगा आपको क्वांटम नंबर से। अभी आप स्टार्टिंग देख रहे हो तो अभी आप ये समझो कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। ठीक है। यहीं पर जो है बच्चों बोहर ने एक चीज और बता दी कि जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स के अंदर जब अरेंज करना है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो वहाँ पर ये देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमें पता है इतने इतने आते हैं शेल के अंदर, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी या बोले कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो रखता है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करता है।
तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही होने कंपलसरी है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसकी बातें करेंगे, अभी इतना समझो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे कितने होते हैं और किस फॉर्मूले से हम वहां पर निकाल सकते हैं, समझ में आया। 2n², n क्या है वहां पर, नंबर ऑफ शेल। तो यही बच्चों सारी चीजें आपके इसके अंदर लिखी हुई है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², जहां नंबर ऑफ शेल, और ये हमारे पास टेबल बना रखा है, जो चीजें मैंने बताई उसी को टेबुलर फॉर्म में बता रखा है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो ये वाला डायग्राम अभी मैंने आपको समझाया बच्चों, न्यूक्लियस है, KLMN बनाना चाहो तो फटाफट बना लीजिए, ये चीजें भी आपको बता दी। अब ये जो चीज है ना बच्चों, ये अभी क्वांटम नंबर्स में वापस देखेंगे आप, अभी आपको समझना है तो समझ ली, मतलब अभी आपको देखना है तो समझा देता हूँ कि के शेल के अंदर देखो एक्चुअल में होता क्या है। इलेक्ट्रॉन जो है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअल में शेल होता है, ये आपका शेल, शेल के अंदर सब शेल, यानी इलेक्ट्रॉन्स की फिक्स्ड, हम ये नहीं बताते कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये हम बताते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी है कहाँ, तो मैक्सिमम जो है पॉसिबिलिटी होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स के अंदर। तो शेल के अंदर सब शेल, समझने के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि शेल के अंदर सब शेल हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। नहीं आई बात समझ में? चलो इसको ऐसे समझो, सपोज करो आप रेजोनेंस के अंदर रूम नंबर 104 में बैठे हैं, ठीक है, रेजोनेंस के अंदर किस में है आप, रूम नंबर 104 में, और मैं रेजोनेंस के बाहर हूँ, ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आईजेसो बैच के जो बच्चे हैं, मतलब मैंने किसी बंदे से पूछा जो रेजोनेंस का ही बंदा है, उससे मैंने पूछा कि रेजोनेंस के बच्चे जो हैं, आईजेसो बैच के बच्चे जो हैं वो कहाँ बैठे हैं, तो वो क्या बोलेगा मेरे को, वो बोलेगा आप कोटा में जाओ, ठीक है, कोटा के अंदर रेजोनेंस है, रेजोनेंस के अंदर 104 रूम नंबर है, उसके अंदर बच्चे हैं, और बच्चे कौन से, आईजेसो बैच के बच्चे हैं, समझ रहे हो। उन्होंने क्या बोला, कोटा है, कोटा के अंदर आप जाओ रेजोनेंस में, रेजोनेंस के अंदर रूम नंबर 104 में, और 104 के अंदर जो है प्रोबेबिलिटी है आईजेसो बच्चों के प्रेजेंट होने की, समझ रहे हो इस चीज को। कोटा है, कोटा के अंदर क्या है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस के अंदर कौन सा है आपका, रूम नंबर 104 है, उसके अंदर मुझे ये, मतलब वो बंदा मेरे को बोल रहा है कि उसके अंदर मुझे प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर बच्चे आपको मिल जाएंगे आईजेसो बैच के। तो सिमिलरली 3D के अंदर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी है कहां पर, है कहां पर, शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल में क्या है बच्चों, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल्स के अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो यही हो गया ना, ये आपका कोटा हो गया, ये आपका रेजो हो गया, ठीक है, रेजो के अंदर रूम नंबर जैसे मैंने बोला 104, और 104 में मैक्सिमम जो बच्चे प्रेजेंट है, आप अपने आप को समझो कि आप जो हो वो स्टूडेंट जो प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन, तो उनकी अब बच्चा कहाँ, भाई कहाँ बैठा है, कौन सा बच्चा बैठा है, ये उस बंदे को पता नहीं, बस उसने प्रोबेबिलिटी बता दी कि इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर मिलेंगे। ये बात आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, यहां देखो, ठीक है, इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ, ये और अच्छे से हम समझेंगे क्वांटम नंबर्स जब पढ़ेंगे अभी। तो ये चीज समझ में, अब हमें पता है, अब शेल जो होते हैं बच्चों, शेल के अंदर होते हैं आपके कौन से, सब शेल, और बच्चों सब शेल भी जो है आपके कौन से होते हैं, यहाँ 4 टाइप के सब शेल हैं, S, P, D और F। कौन कौन से सब शेल हैं, S, P, D और F। तो K के अंदर जो होता है वो होता है आपका S, L के अंदर एक एक बढ़ाते जाओ, S, P, M के अंदर कौन होगा, S, P और D, N के अंदर कौन होगा बच्चों, S, P, D और F। समझ रहे हो इस चीज को। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि K के अंदर S 2 सब शेल होंगे, इसमें 3 सब शेल होंगे, इसमें कितने होंगे, 4 सब शेल होंगे। Shells are divided into subshells and subshells further contain orbitals। शेल्स के अंदर सबशेल और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स। क्लियर है बच्चों, ये सारी बातें हो रही है किसकी, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन की, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की। क्लियर है, आगे देखते हैं।
अब बच्चों ऑर्बिटल क्या है, ये डेफिनेशन हम आगे भी देखेंगे। अभी मैंने बताया ना ऑर्बिटल क्या होंगे, ये आपका ऑर्बिटल का मतलब आपका जो रूम 104 जहां पर आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, वो क्या है, ऑर्बिटल, या वो रूम नंबर 104 है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, ऑर्बिटल्स में। और ये 3D के अंदर ऐसा स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो लिखा हुआ है बच्चों, अ रीजन इन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी of finding the electron is maximum. The maximum capacity of each orbital is that of 2 electrons. हर एक ऑर्बिटल के पास जो है मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन रखने की। समझना इस चीज को बच्चों, मैंने बोला s के पास एक ऑर्बिटल है। ये सारे क्वांटम नंबर में और क्लियर होंगे, अभी मैं समझा रहा हूँ जो चीज समझो। s के अंदर कितना ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है। p के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल, यानी 3 रूम है, ठीक है। डी के अंदर कितना होता है बच्चों, अरे ओड नंबर होता है ना आपके, 1 3 5 और 7, ऐसे याद रखो। एस के अंदर कितना 1, पी में कितने 3, डी में कितने होंगे बच्चों 1 2 3 4 5, एफ के अंदर कितने होंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6 और 7, एफ में कितने 7, यानी एस के अंदर एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में कितने 7 ऑर्बिटल। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जरा मुझे यहाँ बताओ कि एस के अंदर, है ना, एस ऑर्बिटल का, अगर मैं एस का ऑर्बिटल लूं तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। जरा इसमें बताओ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक के अंदर 2 है तो 3 के अंदर कितने होंगे 6, सीधी सी बात है। 5 में कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 में कितने होंगे बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। जरा इसमें बताओ 14 इलेक्ट्रॉन, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस के अंदर 2, पी के अंदर कितने 6, डी के अंदर कितने 10 और एफ के अंदर कितने होंगे 14। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, चलते हैं आगे। देखो बच्चों, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला n स्क्वायर। कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आपको निकालने हैं तो सीधा जो नंबर ऑफ शेल है उसका डबल कर दो। कैसे, 1 2 3, मैंने बोला 1 2 3, ये n की वैल्यू है 1 2 3। मैंने बोला थर्ड वाले के अंदर मुझे बताओ कितने ऑर्बिटल आएंगे, थर्ड वाले यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो 3 का आप स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएंगे 9 ऑर्बिटल्स आएंगे। कितने आएंगे 9। ऐसे भी समझ सकते हो या ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ s है यहाँ p है, s p, यहाँ s p और d। तो अभी मैंने बोला s में कितने ऑर्बिटल 1, p में कितने 3, d में कितने 5, तो टोटल करो कितना हुआ 9 हुए ना, कितने हुए 9। तो डायरेक्ट आपसे पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, तो सीधा n स्क्वायर लगा दो, यानी जो नंबर ऑफ शेल है उसी का डबल कर दो, नंबर ऑफ शेल है उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, तो स्क्वायर निकालोगे आप तो उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप सीखिए। पहले तो मैं बात करता हूँ देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैल्शियम तक के एटम्स के लिए या कैल्शियम जो एलिमेंट्स हैं वहाँ तक के लिए एप्लीकेबल है। पहले छोटे वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ हम ये समझ सकते हैं 281 वाले जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सीखिए। जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद आपको समझ में आएंगे। अभी यहाँ पर सीधी सी बात, यहाँ पर देखो मैं आपको बताऊँ, मैंने ये यहाँ पर अभी स्ट्रक्चर बनाया था कि किसी भी एटम के लिए है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे पता है 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से भरना है। और सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स के अंदर, यानी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है किसी भी एटम के लिए, वो पता चलता है हमें किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से।
समझ रहे हो इस बात को? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये बताएगा कि हर एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है। तो उसके लिए ये बेसिक चीज़ याद रखो कि 2n² के फॉर्म में हमें पता है फर्स्ट वाले के अंदर 2, 8, 18, 32 इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मैं बात करूँ बच्चों, यहाँ पर मेरे पास एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। और ये मेरे पास है एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन, ठीक है। इसका बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक, देखो हाइड्रोजन के अंदर ये एटॉमिक नंबर जो है, एक्चुअल में एटॉमिक नंबर तो शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और अगर आपका एलिमेंट, या हम बोलें कि आपका जो एलिमेंट का एटम जो है न्यूट्रल स्टेट में, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, प्लस या माइनस चार्ज कुछ नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर इन पर चार्ज होता, प्लस या माइनस होता, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके सिमिलर रहते हैं। समझ रहे हो इस बात को? क्या बोला मैंने, कि जो आपके एलिमेंट के एटम है बच्चों, उनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो शो करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। एंड इन द केस ऑफ न्यूट्रल एटम, अगर आपका एटम जो है न्यूट्रल कंडीशन में है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एटॉमिक नंबर है यही क्या है, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज तो नहीं है क्या कोई चार्ज लगा हुआ, न्यूट्रली है अभी है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ हाइड्रोजन जो है, अब एटम क्यों बोल रहे हैं, अब हाइड्रोजन का एटम पकड़ के तो नहीं ला सकते ना, तो उसका सिंबल यूज कर लेते हैं। आ रही बात समझ? तो यहाँ पर H लिखा हुआ है, इसका मतलब इट इज द एटम ऑफ हाइड्रोजन, यस और नो। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया बच्चा, 1। क्लियर है? अब आप बोलेंगे सर फर्स्ट शेल के अंदर तो 2 आ सकते हैं ना, 2 आ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को 2 की जरूरत नहीं है, उसको 1 की है। तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया। जरा हीलियम को देखो, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा बच्चों, 2। अब 2 क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, प्रोटॉन कितने हैं, 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हीलियम के। क्लियर है? अब लिथियम की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो लिथियम का कितना होगा, 2। अभी हमने देखा फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इसको इलेक्ट्रॉन कितने, इसके पास 3 है ना, 3 है, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बच्चों, नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। ये तो K वाला है, ये L के अंदर चला जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना हो जाएगा, 2,1। अब इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं सेकंड वाले के अंदर, 8 आ सकते हैं ना, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो बच्चों बेरिलियम का जो है कितना होगा, 2,2। स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो यहाँ पर, इसका कितना होगा, 2,3, 2,4, 2,5। समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, और कब तक बढ़ता जाएगा, 2,6, 2,7, 2,8, 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहाँ पर नियोन की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों नियोन में कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये नियोन का एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा। क्लियर है? और अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होगा, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बोलते हैं डुप्लेट, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट। तो यहां जरा देखो, हीलियम और यहां पर नियोन, इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, बिल्कुल है। तो हीलियम और नियोन को हम बोलते हैं नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, रेयर गैसेस। तो हीलियम और नियोन जो है यहाँ पर क्या है, नोबल गैसेस है। ये इनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट है, ये स्टेबल है, तो इनको किसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। ये ना तो इलेक्ट्रॉन देती है ना इलेक्ट्रॉन लेती है, क्योंकि ये स्टेबल। और कोई भी एलिमेंट जो है किन की तरह बनना चाहता है, नोबल गैसेस की तरह।
यानी इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनकी तरह बनाना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है, स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, अलग अलग बॉन्ड बनाता है। तो हीलियम, नियोन, ये आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, ये सब क्या है, नोबल गैसेस जिनका ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट होता है। आ रही है बच्चों बात समझ में? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स के भी देख लेते हैं फटाफट। तो बच्चों यहाँ पर देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, 11 पे कौन आता है बच्चा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गिन, पोटेशियम एंड कौन सा होगा, वेरी गुड, कैल्शियम। तो इसका इलेक्ट्रॉन अब 8 तक का तो कंप्लीट हो चुका है ना कोठा, क्लियर है। अब 2, 8, 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2, 8, 1। जरा बताओ इसका कितना होगा, 2, 8, कितना होगा, 2, 8, 2। एल्यूमिनियम का बताओ जरा, 2, 8, 3। आ रही बात समझ में? यहाँ तक चलता जाएगा, आर्गन का आ जाएगा आपका 2, 8, 8। जरा देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ तो हम बोल सकते हैं आर्गन भी क्या है बच्चों आपके पास, नोबल गैस है, यस और नो। अब यहाँ देखो पोटेशियम और कैल्शियम, स्टार लगाना है बच्चों, एक्सपेक्टेड क्या है हमारा, इसका होना कितना चाहिए, 2। आप बोलेंगे सर थर्ड शेल के अंदर तो आपने बताया ना मैक्सिमम जो है कितने आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज और भी तो बताई, ऑक्टेट डुप्लेट वाली। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2, 8, 9 न रखकर कितना होगा इसका, ये आप लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा। इसका कितना होगा बच्चों, 2, 8, 8 और 1। कैल्शियम का एक्सपेक्टेड क्या है हमारा कि ये होना चाहिए, बट ये ना होके क्या होगा, 2, 8, 8, 2। वापस इसके लिए वही कहानी ऑक्टेट डुप्लेट वाली। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सारी डिटेल जो है आपके लिखी हुई है इसी स्लाइड में, जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बच्चों, ये सारा आप यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फटाफट इसका जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई है सारी लिखी हुई है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, 2n स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम निकाल सकते हैं, KLMN जो है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले K में जाएगा, L में, फिर M में, फिर N में, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8। और फर्स्ट शेल के अंदर जो है कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ लिखा हुआ है नोट लगा के कि if the outermost shell has its full quota of 8 electrons यानी octet, it is said to be an octet, and if the first shell has its full quota of 2 electron, it is said to be duplet। ये आपको याद रखना है, octet और duplet किसे कहेंगे, कि अगर उनका 8 इलेक्ट्रॉन्स का कोटा कंप्लीट है तो उसको ऑक्टेट कहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का कोटा है तो इसको डुप्लेट कहेंगे, ठीक है। जो किसके लिए होगा, हीलियम के लिए होगा। बाकी हीलियम से ऊपर आने वाले के लिए तो 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, मतलब 2 तो कंप्लीट होगा ही सही, 1, 2 जैसे लिथियम के पास 2, 1। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, अरेंजमेंट में ही सारा समझा दिया। ये यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रखा है, ये हीलियम का, ये कार्बन का, ये सोडियम का, ये कैल्शियम का। बना सकते हो आप, बिल्कुल बना सकते हैं सर, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले क्यों करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए the electronic configuration in atom plays an important role in determining the chemical behavior of an element। तो किसी भी एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए, किसी के साथ जुड़ने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा, ठीक है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, व्हेन द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल द एलिमेंट विल बी केमिकली अनरिएक्टिव, बिल्कुल अनरिएक्टिव होगा। अभी जैसे मैंने बताया नोबल गैसेस के बारे में, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन एंड रेडोन हैव कंप्लीटली फिल्ड outermost shell that is contains 8 electron except helium which has 2 valence electrons in outermost shell। जबकि पास हीलियम के पास क्या है, 2 हैं, बाकी का सबका ऑक्टेट कंप्लीट, और हीलियम ही ऐसा है जिसके पास डुप्लेट कंप्लीट है उसका, ठीक है। व्हेन द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इट्स outermost shell द एलिमेंट विल बी रिएक्टिव। और आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होगा बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, रिएक्टिव होगा। और ये सब किससे पता चल रहा है हमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ये बात समझ में आई इतनी बातें समझ में। तो आज के सेशन में बच्चों हमने कहानी कहाँ से स्टार्ट की थी, हमने एप्लीकेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे हमने रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो सारी चीजें सीखी, ठीक है। उसके बाद एक एटम के अंदर न्यूक्लियस क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन क्या है, उसमें शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया मैंने अभी 281 वाला, वो सारी चीज़ें हमने क्लियर करी, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे बच्चों किसकी, क्वांटम नंबर्स की। तो यहाँ तक का आप सारा आज रिवाइज कर लोगे, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई उनको एक बार रिमाइंड करोगे, जितनी भी चीज़ें समझाई हैं वो सारी एक बार रिवाइज कर लोगे, ठीक है। बाकी की बातें हम जो क्वांटम नंबर्स की बातें करेंगे बच्चों हमारे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कैसे हम और अच्छे से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिख सकते हैं एसपीडीएफ के बेसिस पे, वो सारी बातें करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।